बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम भट्टियों के बारे में लगातार पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, बात्या भट्टी के बाद जो भट्टी आती है उस भट्टी का नाम मफल भट्टी है। मफल भट्टी क्या होती है, क्या इसका उपयोग होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मफल भट्टी जो होती है, इस भट्टी का निर्माण अग्निशय ईंटों से मिलकर होता है। इस भट्टी को मफल भट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अग्निशय ईंटों से मिलकर बने हुए दो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कक्ष उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। पाए जाने वाले इन कक्षों को आप प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मफल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इन मफल के अंदर हम करते ये हैं कि जो भी हमारा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला सांद्रित अयस्क होता है, पाए जाने वाले सांद्रित अयस्क को और इसके साथ साथ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी उचित गालक को हम मिलाकर इसमें रखने का क्या करते हैं, कार्य। मफल भट्टी को मफल भट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अग्निशय ईंटों से मिलकर बने हुए दो कक्ष पाए जाते हैं, जिनको हम रिटार्ड या मफल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिनमें हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सांद्रित अयस्क को उचित गालक के साथ मिलाकर प्रमुख रूप से भरने का क्या करेंगे, कार्य। इस भट्टी में सांद्रित अयस्क को ईंधन तथा ऊष्मा के बिना संपर्क में लाए हुए आसानी से गर्म करने का कार्य किया जा सकता है। ये जो हमारा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो अयस्क है, यह ना तो किसी प्रकार से ईंधन के संपर्क में आने का कार्य करता है और ना ही किसी प्रकार से प्रमुख रूप से पाए जाने वाली गर्म गैसों के संपर्क में आने का कार्य करता है। इन दोनों के बिना संपर्क में आए हुए पाया जाने वाला प्रमुख रूप से हमारा जो सांद्रित अयस्क है, वह आसानी से प्रमुख रूप से गलने का क्या करता है, कार्य करता है। और इस प्रकार से हमारा सांद्रित अयस्क जो होता है, वह प्रमुख रूप से अन्य गैसों से शुद्ध भी बने रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से पाई जाने वाली जो भट्टी होती है, इस भट्टी को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मफल भट्टी के नाम से क्या करते हैं, ये भट्टी जो है, इस भट्टी का उपयोग हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली उत्कृष्ट धातुएं जैसे सोना, चांदी आदि के प्रमुख रूप से निष्कर्षण के लिए भी करते हैं। इस विधि में उस धातु को गर्म किया जाता है जिसे बिना ईंधन के संपर्क में लाकर गर्म करना होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ना तो धुएं को प्रमुख रूप से धातु के संपर्क में लाने का कार्य करते हैं, ना ही प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के ईंधन को हम प्रमुख रूप से धातु के संपर्क में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इन दोनों को बिना संपर्क में लाए हुए हम आसानी के साथ प्रमुख रूप से अपनी धातु को क्या करते हैं, गर्म करने का कार्य करते हैं। इसी भट्टी को हम प्रमुख रूप से मफल भट्टी के नाम से क्या करते हैं। अब इस मफल भट्टी के इस पूरे टॉपिक को देखिए। सबसे पहले देखिए सिद्धांत इसका। इस विधि में उस धातु को गर्म किया जाता है जिसे बिना ईंधन के संपर्क में लाकर हमें गर्म करना होता है। उनका निष्कर्षण मफल भट्टी के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग चांदी, सोना, जिंक, लेड आदि के निष्कर्षण में कर सकते हैं। ये हमारा सिद्धांत है कि भाई हम इस भट्टी के अंतर्गत उन धातुओं को प्रमुख रूप से गर्म करने का कार्य करते हैं जिनको हमें बिना ईंधन के संपर्क में लाए हुए गर्म करने का कार्य करना है। मफल भट्टी और मफल भट्टी के बारे में इसके बाद आप बैठेंगे सिद्धांत में मफल भट्टी। इस भट्टी के भीतर दो उच्च अग्निशय ईंटों से मिलकर बने हुए कक्ष होते हैं जिन्हें मफल कहते हैं। अग्निशय ईंटों से मिलकर बने हुए जो कक्ष होंगे, यही प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कक्ष जो होते हैं, इनको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मफल के नाम से क्या करते हैं। इन दोनों कक्षों के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को भरने का कार्य किया जाता है। दोनों मफल जो होते हैं उनको ईंधन के द्वारा जलाकर उनको चारों तरफ से गर्म किया जाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हम ईंधन को जलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ से जो गर्म वायु जाएगी वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके टच में जाने का कार्य करती है, इन मफलों के प्रमुख रूप से संपर्क में जाने का क्या करती है, कार्य करती है। जिसके कारण ये दीवारें जो होती है वह प्रमुख रूप से गर्म होती है और उसके बाद ये प्रमुख रूप से जो है पाया जाने वाला अयस्क है या धातु जो है वह प्रमुख रूप से गर्म होने का क्या करती है, कार्य करती है। जिसके कारण सांद्रित अयस्क पिघल जाता है और समीपवर्ती निकास के द्वारा यहाँ पर प्रमुख रूप से निकास द्वार होता है। इस निकास द्वार से होता हुआ एक प्रमुख रूप से पाई जाने वाली इन धातु को एकत्रित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी भट्टी को हम प्रमुख रूप से कौन सी भट्टी के नाम जानते हैं, मफल भट्टी के नाम से करते हैं, जानते हैं। सबको आगे होगा समझ। बहुत सिंपल सी भट्टी है, आती भी है, इम्पोर्टेंट। चलो अगली भट्टी पे आगे विद्युत भट्टियों के बारे में बात करते हैं। कौन सी भट्टी है? विद्युत भट्टी।
विद्युत भट्टियों के बारे में हम बात करेंगे। विद्युत भट्टियां क्या हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है। यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो ऊष्मा है या ईंधन है, वहाँ पर प्रमुख रूप से उच्च ताप को उत्पन्न करने के लिए हम विद्युत धारा को प्रोवाइड करने का क्या करते हैं। इस बात को विशेष तौर पर याद रखना, जिन भट्टियों में पदार्थ को विद्युत धारा द्वारा गर्म करने का कार्य किया जाता है, उन भट्टियों को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विद्युत भट्टी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस भट्टी के द्वारा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप से भी अधिक ताप को हम प्रमुख रूप से उत्पन्न करने का क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इस भट्टी का उपयोग हम मोस्टली उन धातुओं के लिए करते हैं जिनका गलनांक प्रमुख रूप से कैसा होता है, बहुत कुछ छोटा है, जिनको हम बहुत उच्च ताप पर प्रमुख रूप से गर्म कर उनको पिघलाने का क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इन भट्टियों को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विद्युत भट्टियों के अंतर्गत इस प्रकार की धातुएं जिनका गलनांक कुछ छोटा है, इनका प्रमुख रूप से पाए जाने वाले गलाने का कार्य जिन भट्टियों को अंतर्गत करते हैं उनको क्या करते हैं, विद्युत भट्टी के नाम से क्या करते हैं। विद्युत भट्टी को आपने प्रमुख रूप से 3 भागों के अंतर्गत बांटा। सबसे पहले यह पाई जाने वाली आर्क भट्टी। आर्क भट्टी में क्या होता है, इस भट्टी में धातु के चूल्हे में रखकर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण विद्युत आर्क मतलब प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जो ऊष्मा होती है वह उत्पन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है, जिससे भट्टी का ताप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। उच्च ताप के कारण धातुएं पिघल जाती हैं, जिससे भट्टी में बने निकास द्वार के द्वारा उसको हम बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इस भट्टी के भीतर चूने तथा मैग्नीशिया का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला क्षारीय स्तर लगा होता है। क्षारीय स्तर क्यों लगा होता है, जैसे मान लीजिए कि धातु के साथ कोई अम्लीय अशुद्धि जुड़ी है, तो उस अम्लीय अशुद्धि को हम प्रमुख रूप से क्या करेंगे, क्षारीय गालक के साथ क्रिया कराकर उसे हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अशुद्धि को आसानी से धातु बंध के रूप में अलग करने का क्या करेंगे। आर्क भट्टी में विशेष तौर पे याद रखना, ये टेम्परेचर क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर में आता है। आर्क भट्टी के द्वारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाली कितनी ऊष्मा को उत्पन्न करने का कार्य किया जा सकता है, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊष्मा को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। दूसरी भट्टी आती है प्रतिरोध भट्टी। इस भट्टी के अंतर्गत क्या होता है, प्रतिरोध भट्टी में आ जाओ। प्रतिरोध भट्टी जो होती है, इस भट्टी में घान के ऊपर प्रतिरोध के द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। मतलब जो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु या अयस्क हम लेने का कार्य कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत प्रमुख रूप से विद्युत धारा को प्रवाहित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वही प्रमुख रूप से आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। जब वह विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करेगा तो इसके कारण ऊष्मा क्या होगी, उत्पन्न होगी, और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को उत्पन्न किया जाता है और धातु को आसानी से हम पिघलाने का क्या करते हैं। प्रतिरोध भट्टी जो होती है, यह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली भट्टी जो होती है, यह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली भट्टी 2 प्रकार की प्रमुख रूप से होती है। देखिए आगे चलते हैं इस टॉपिक को लेकर। देखिए ये जो हमारी प्रमुख रूप से अगली भट्टी जो आएगी, प्रतिरोध भट्टी के बारे में बात कर रहे थे। प्रतिरोध भट्टी जो होती है, प्रतिरोध भट्टी को हमने 2 भागों में बांटने का कार्य किया। एक है अप्रत्यक्ष प्रतिरोधक भट्टी और दूसरी है प्रत्यक्ष प्रतिरोधक भट्टी। अप्रत्यक्ष प्रतिरोधक भट्टी जो होती है, इस भट्टी में घान के ऊपर प्रतिरोधक तारों को लपेटने का कार्य किया जाता है, जिनके द्वारा विद्युत धारा को हम प्रवाहित करने का कार्य करते हैं और इसके कारण प्रमुख रूप से उच्च ताप जो होता है वह उत्पन्न होने का कार्य किया जाता है, जिसके कारण घान मतलब प्रमुख रूप से जो अयस्क किया जाता है ना, जिसको हम पिघलाने का कार्य करना, उसको हम घान कहते हैं। उसी के अंतर्गत प्रमुख रूप से विद्युत धारा प्रवाहित कर ली जाती है, धारा जो होती है उत्पन्न होती है, घान जो होता है का। इस प्रकार की भट्टी जो होती है अप्रत्यक्ष भट्टी। अप्रत्यक्ष मतलब किसी अन्य माध्यम से हम घान को गर्म करने का कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा वहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले प्रतिरोधक तारों को लपेटने का हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इस विधि को हम अप्रत्यक्ष विधि के नाम से भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिरोधक भट्टी में क्या होती है, जो घान होता है वो स्वयं प्रमुख रूप से पाई जाने वाली किसका कार्य करने लगता है, चालक का कार्य करने लगता है और उसमें विद्युत धारा जो होती है प्रवाहित करने का कार्य करती है और उच्च ताप को उत्पन्न करने का क्या करते हैं। तीसरी भट्टी आती है प्रेरण भट्टी। इसमें घान को क्रूसिबल में रखा जाता है, यानी एक प्रेरक बनाने का कार्य किया जाता है, कुंडली बनाने का हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो एक क्रूसिबल होता है, उस क्रूसिबल के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से घान को रख लेते हैं
जो एक द्वितीय कुंडली के समान क्या करता है, कार्य करता है, जिसके द्वारा घान को अंदर करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये भट्टी जो होती है, भट्टी को प्रमुख रूप से पाई जाने वाली प्रेरण भट्टी के नाम से क्या करती है। अभी आपने जो आर्क भट्टी पढ़ी थी, उस आर्क भट्टी का ये प्रमुख रूप से हमारे सामने चित्र है। देख लो इस चित्र के द्वारा एक बार और हम आपको आर्क भट्टी समझाया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्क भट्टी ही इसके द्वारा प्रमुख रूप से पूछी है। आग भट्टी में क्या होता है, धातु का बना हुआ प्रमुख रूप से पाया जाने वाला चूल्हा, ये हो गया प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चूल्हे वाले भाग। इस चूल्हे वाले भाग के अंतर्गत हम करते क्या है कि प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु को भर लेते हैं और कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत धारा को हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जिसके द्वारा प्रमुख रूप से इसमें विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित होने का क्या करती है, कार्य करती है। और हमारे प्रमुख रूप से धातु जो होती है गलने का क्या करेगी। जब ये धातु गल जाती है तो प्रमुख रूप से धातुमल को हम यहाँ से निकालने क्या करते हैं, क्योंकि धातुमल कैसा होता है, तो पहले धातुमल को निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रमुख रूप से किसको निकालने का कार्य करते हैं, धातु को निकालने का कार्य करते हैं। इस प्रकार की भट्टी जो होती है इसको हम क्या करते हैं, आग भट्टी के नाम से करते हैं। आग भट्टी में कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को उत्पन्न किया जा सकता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप को उत्पन्न करने में क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये टेम्परेचर जरूर याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होते हैं। और आग भट्टी में ये भी याद रखना, विद्युत भट्टियाँ जो होती हैं ये भी याद रखना क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इन भट्टियों के द्वारा पूर्ण रूप से हम बहुत उच्च ताप को उत्पन्न करने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वे धातु जिनका गलनांक कैसा होता है, बहुत उच्च होता है, उनका शोधन प्रमुख रूप से या उनके गलाने का कार्य प्रमुख रूप से या उनके प्रदर्शन का कार्य प्रमुख रूप से इस भट्टी के द्वारा हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, इस पर प्रमुख रूप से ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है, तो यहाँ पे ईंधन के रूप में विद्युत धारा कार्य करती है, जिसके द्वारा बहुत उच्च ताप को प्रमुख रूप से उत्पन्न करने का कार्य किया जा सकता है। ये भट्टी जो होती है इनको हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विद्युत भट्टियों के नाम से करते हैं। चलिए, विद्युत भट्टियाँ इस प्रकार से हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। अब हमारे चैप्टर में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में अब धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पूछेंगे। हमारे सिलेबस के अंतर्गत इस्पात है, लोहा है और कॉपर है। हम इन तीनों धातुओं की मेटलर्जी पढ़ेंगे। अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम मेटलर्जिया पढ़ेंगे, धातु कर्म, प्रत्येक धातु का प्रमुख रूप से निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कौन से स्टेप उसके अंतर्गत हम उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। तो आगे के जो टॉपिक होंगे उनमें हम प्रमुख रूप से सबसे पहले निष्कर्षण का जो कार्य करेंगे वो कॉपर पाइराइट के द्वारा कॉपर के निष्कर्षण के बारे में क्या करेंगे, चर्चा। आप इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही टॉपिक आगे जाके आपको काम देंगे। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप बहुत अच्छे से उन टॉपिकों को समझने का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये आपसे आशा करता हूँ ये कि कम से कम आप इन टॉपिकों को जो पहले के प्रीवियस वीडियो हैं उनको बहुत अच्छे से देख लें, ताकि आगे की जो मेटलर्जी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब आपको प्रमुख रूप से आसानी से आगे बढ़े। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो जो हैं वह प्रमुख रूप से मिलते रहें। और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और साथ साथ पढ़ने का भी कार्य करना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।